अनीता चौधरी, सीमा मीणा, सुषमा पटेल, बेटे ना जिसकी आवाज आ रही है, आवाज नहीं है। खुशबू तिवारी, आवाज नहीं है बेटा, आवाज टेप हो रही है। खुशबू तिवारी, गरिमा चौधरी, रेडमी नोट, हाँ हाँ रेडमी नाम लिखो बेटा, अपना नाम क्या है अटेंडेंस के? रेडमी नोट 75, रेडमी नोट 75 नेम लिखो बेटा। वापिस बोल रही हूँ, REDMI रेडमी नोट 75 नेम आना चाहिए बेटा अटेंडेंस के लिए। थर्ड ईयर के हो अब तो आप स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर में आ गए। गरिमा चौधरी आ गई, अनीता चौधरी, पूजा साबुडा, शालू प्रजापत, नीतू मीणा, सोनाक्षी, तनिषा, सीमा मीणा, खुशबू तिवारी, सुषमा पटेल, रेडमी। समीक्षा, समीक्षा, अच्छा समीक्षा आ गई। विवो 19, विवो विवो 1919 नाम लिखो बेटा, विवो नाम लिखो अपना। हाँ विवो बेटा नाम लिखो 1919 अटेंडेंस के लिए। नाम क्या है आपका? नेम विवो 1919। हाँ यार नाम लिख लो बेटा, विवो 1919। अब स्टार्ट करने वाले हैं अपन। पहले मैं बता दूं आपको, हाँ आपकी आवाज भी टेप हो रही है, रिकॉर्ड इसमें आवाज नहीं है। हाँ बेटा आपकी आवाज रिकॉर्डिंग हो रही है, जब तक स्टार्ट नहीं कर सकते। इसमें आपकी आवाज आ रही है, इसमें आपकी आवाज आ रही है। हाँ बेटा आपके 3 पेपर्स हैं, 3 पेपर्स हैं। थर्ड ईयर में आप स्टूडेंट्स हो। 3 पेपर्स कौन कौन से हैं? 3 पेपर्स आपके। एक तो है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, जो पहले अपन स्टार्ट करेंगे। इसका है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, पारिस्थितिकी एवं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। बेटा यूट्यूब पे बात करने वाली आवाज जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका डिस्टर्बेंस नहीं आए। नेहा वर्मा, बेटा नेहा वर्मा, आरती चौधरी। यस मैम। आरती चौधरी थर्ड ईयर में हो बेटा, सेकंड ईयर में हो? थर्ड ईयर में मैम। ठीक है बेटा। अफसाना भी आ गई, लगा दी आरती आपकी। विवो 1919 नाम चेंज करो, वापस बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग में जा रहा है ये, कि आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। विवो 1919 ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, आपका रिकॉर्डिंग में जाएगा यूट्यूब पे। हाँ नेहा वर्मा की प्रेजेंट लगा दो। नेहा वर्मा लगा दी बेटा। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, 11:04 हो गए। संगीता गौड़ भी आ गई, नेहा वर्मा की लगा दी। बेटा अब आपके 3 पेपर्स हैं थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। पहला है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, पारिस्थितिकी एवं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ये आपको आरबीडी पब्लिकेशन की बुक परचेज करनी है। इसमें आपका आरबीडी पब्लिकेशन का क्या है? त्रिवेदी, शर्मा और धनखड़। ऑथर्स क्या है? त्रिवेदी, शर्मा और धनखड़। रमेश बुक डिपो। आप सब तो अवेयर ही हो
ठीक है। और एक दूसरा पेपर है अपना मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, आकारिकी एवं शारीरिकी। एक है पेपर टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी। हाँ बेटा 3 पेपर से आपके। निकिता मुंडोतिया आ गई, ठीक है, निकिता मुंडोतिया। तो अपन कौन सा पेपर अभी पढ़ेंगे, कौन सा पेपर पढ़ेंगे? सेकंड और थर्ड का नाम बताना। हाँ बेटा बोल रहे हैं अभी। एक बार कोमल तमर आइए, कोमल तमर और रणवी। बेटा पहला पेपर है आपका मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। दूसरा पेपर है, सेकंड पेपर है आपका टेक्सोनॉमी, है ना, टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और ये वाला पेपर है थर्ड है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी आपको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा पेपर है। तो अपन सबसे पहले इसमें बात करेंगे जो प्लांट्स की, मतलब राइस की, चावल की बात करेंगे। राइस आपकी जो धान्य फसल है, तो चावल का बारे में मैं बात करूंगी, आपको स्लाइड शेयर भी करूंगी एक, ठीक है। चावल का बॉटनिकल नेम क्या है, वानस्पतिक नेम है ओराइजा सटाइवा। चावल का बॉटनिकल नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा। और कौन से कुल में, कौन सी फैमिली में चावल को रखा गया है, राइस को? फैमिली इज ग्रेमिनी, फैमिली इज ग्रेमिनी, और इसको पोएसी भी कहते हैं, ठीक है। उपकुल कौन सा है, सब फैमिली कौन सी है चावल की, इसको कहेंगे ओराइजीनी, ओराइजीनी। तो चावल विश्व की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है, जो विश्व की लगभग आधी जनसंख्या द्वारा प्रमुख भोजन के रूप में अथवा पूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब जो चावल है वो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। एंड राइस इज यूज्ड एज स्टेपल फूड इन इंडिया। और चावल एकमात्र ऐसा खाद्यान्न है जिसे सीधे ही उबालकर खाया जाता है। आप सभी लोग चावल से अवेयर हो कि चावल को उबालकर खाया जाता है। राइस इज बॉइल्ड एंड देन इट इज ईटन। मतलब अब अपन बात करते हैं उत्पत्ति एवं इतिहास की, चावल की उत्पत्ति, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ राइस। तो चीन में पुरातत्व अध्ययनों में चावल के 2600 ईसा पूर्व काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे ये प्रमाणित होता है कि वहां चावल की खेती लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। चाइना में, चीन में चावल की बुवाई के समय विविध प्रकार के आयोजन होते थे, जिसमें सम्राट स्वयं भाग लेता था। मतलब ये बता रहे हैं चावल के इतिहास के बारे में। मतलब जब चाइना में, चीन में चावल की खेती होती थी या चावल की बुवाई के समय जब चाइना में क्या होता था, एक आयोजन होता था जिसमें सम्राट स्वयं भाग लेता था, ठीक है। और इन तथ्यों के आधार पर पहले ये मान लिया गया था कि चावल की उत्पत्ति चीन में हुई है। द ओरिजिन ऑफ राइस अकर्ड इन चाइना। परंतु इस क्षेत्र में चावल के जंगली पूर्वज दुर्लभ हैं, जिससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। तो डी कैंडोले के अनुसार भारत में चावल के अनेक जंगली पूर्वज पाए जाते हैं। मतलब many wild relatives of rice are found in India according to D. Kendall। तो कौन कौन से चावल के जंगली पूर्वज, उनका नाम है, उनका नाम क्या है बेटा? ओराइजा, ओराइजा रूफी पोगोन, ओराइजा रूफी पोगोन एंड ओराइजा निवारा। ये चावल के जंगली पूर्वज हैं। तो एक स्लाइड मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, स्लाइड देखना आप जो मैं शेयर कर रही हूँ, चावल के जंगली पूर्वज। एक मिनट हो रही है शेयर। ये देखना बेटा, चावल के जंगली पूर्वज का नाम क्या है जो मैंने बताया? ओराइजा रूफी पोगोन। क्या नाम है? ओराइजा रूफी पोगोन एंड ओराइजा निवारा। ओराइजा रूफी पोगोन एंड ओराइजा निवारा, जो कि
चावल के क्या है, जंगली पूर्वज है। इसके अतिरिक्त भारतीय चावल की किस्मों में अनेक प्रभावी जीन्स, डोमिनेंट जीन्स की उपस्थिति भी इसकी भारतीय उत्पत्ति को प्रमाणित करती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व अध्ययनों में प्राप्त चावल के अवशेष प्रमाणित करते हैं कि यहाँ चावल की खेती 2300 ईसा पूर्व में की जाती थी। तो वर्तमान में चावल की 2 जातियां उगाई जाती हैं, मतलब 2 स्पीशीज ऑफ राइस आर सोन इन इंडिया, ओराइजा सटाइवा। कौन कौन सी 2 जातियां जो कि चावल की उगाई जाती हैं? एक तो है ओराइजा सटाइवा, एक है ओराइजा ग्लेवेरिमा। कौन कौन सी 2 जातियां हैं चावल की जो उगाई जाती हैं? वो है बेटा ओराइजा सटाइवा, एक है ओराइजा ग्लेवेरिमा। इन दोनों के निकट की समानता तथा मध्यवर्ती प्रकारों की उपस्थिति इस तथ्य को दर्शाती है कि इनकी उत्पत्ति एक ही जाति ओराइजा पेरिनिस से हुई है। मतलब चावल की 2 जातियां हैं, इनके नाम याद करने हैं, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा ग्लेवेरिमा। और भारत से चावल का प्रसार पूर्व में चीन तथा जापान व पश्चिम में ईरान, इराक, तुर्किस्तान एवं इजिप्ट देशों को हुआ है। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट इसे 300 ईस्वी में भारत से यूरोप लेकर गया था, परंतु इसकी खेती 700 ईस्वी में की जाने लगी। अब अपन पढ़ेंगे चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब व्हाट आर द राइस ग्रोइंग रीजन्स। ठीक है, चावल बातें की आवाज आ रही है, इसमें रिकॉर्डिंग में भी ढूंढ नहीं लेती थोड़ी देर में। हाँ बेटा आपस में बात मत करो। चावल उत्पादन क्षेत्र, तो चावल उत्पादन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। राइस ग्रोइंग रीजन्स, तो पूरे विश्व के चावल उत्पादन का लगभग 90% उत्पादन चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, पाकिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया व श्रीलंका में होता है। मतलब द मेन राइस ग्रोइंग रीजन्स आर चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। यूरोपीय देशों जैसे इटली, स्पेन, इजिप्ट तथा अमेरिका आदि में भी चावल की खेती की जाती है। मतलब द कल्टीवेशन ऑफ राइस is also done in European countries like Italy, Spain, Egypt and America. विश्व में चीन सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है तथा भारत का दूसरा स्थान है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के कुल चावल उगाए जाने वाले भाग के 28% भाग पर चावल की खेती करता है। तो भारत को 5 चावल उगाए जाने वाले क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं 5, ये देख लेते हैं अपन स्लाइड शेयर में। देखो बेटा, भारत को किसमें डिवाइड किया गया है? भारत को 5 चावल उगाए जाने वाले क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट जोन। दूसरा है नॉर्थ जोन, उत्तरी क्षेत्र। एक है मध्य क्षेत्र, सेंट्रल जोन। एक है आपका वेस्ट कोस्ट जोन, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। एक है सदर्न जोन, दक्षिणी क्षेत्र। तो अपन पढ़ते हैं, भारत को 5 चावल उगाए जाने वाले क्षेत्रों में बांटा गया है। एक बता रही हूँ किसके बारे में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जिसमें क्या सम्मिलित है? इसमें आसाम, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिणी बिहार के क्षेत्र सम्मिलित हैं। और यहाँ मतलब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में चावल की फसल की अवधि जून जुलाई से नवंबर दिसंबर तक होती है। अब है नॉर्थ जोन, उत्तरी क्षेत्र। तो इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार सम्मिलित हैं। और नॉर्थ जोन मतलब उत्तरी क्षेत्र में चावल के फसल की अवधि मई जून से सितंबर अक्टूबर तक
होती है। नेक्स्ट है सेंट्रल जोन, मध्य क्षेत्र। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तेलंगाना इन क्षेत्रों में सम्मिलित है। फसल की अवधि जून जुलाई से नवंबर दिसंबर तक होती है। नेक्स्ट है वेस्ट कोस्ट जोन, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। इसमें तटीय गुजरात, तटीय महाराष्ट्र, मतलब इसमें कोस्टल गुजरात, कोस्टल महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल सम्मिलित हैं। और चावल की फसल की अवधि मई जून से नवंबर दिसंबर तक होती है। एक है दक्षिणी क्षेत्र, सदर्न जोन। तो इस क्षेत्र में कर्नाटक के भीतरी भाग, आंध्र प्रदेश, कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी नदी का डेल्टा के भाग सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पूरे वर्ष भर चावल की खेती होती है। राजस्थान में चावल की खेती श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, कोटा, बारां तथा उदयपुर जिलों में की जाती है। मतलब इन राजस्थान द cultivation of rice is done in Sri Ganganagar, Bhilwara, Kota and in Udaipur districts, even in Bara चावल की खेती की जाती है। अब पढ़ेंगे botanical characteristics of rice, चावल के वानस्पतिक लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चावल का पादप अर्ध जलीय वार्षिक घास है। मतलब the plant of rice is semi-aquatic annual grass। और चावल के पादप की ऊंचाई 50 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। चावल के पादप का तना बेलनाकार होता है तथा पर्व संधियों में विभेदित होता है। मतलब the stem of rice is cylindrical and is differentiated into nodes and internodes। तो चावल के पादप का तना बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है, वह पर्व तथा पर्व संधियों में विभेदित होता है। पादप में तल शाखन टिल्डरिंग के फलस्वरूप कुछ का निर्माण होता है। मतलब टिल्डरिंग किसे कहते हैं? राइस के प्लांट में टिल्डरिंग पाई जाती है। टिल्डरिंग इज फाउंड इन द राइस प्लांट, जिसके फलस्वरूप कुछ का निर्माण होता है। पर्व खोखली तथा आधारी भाग में छोटी होती हैं। इंटरनोड्स कैसी होती हैं? खोखली होती हैं और छोटी होती हैं, जो ऊपर को लंबी होती जाती हैं। प्रत्येक पर्व संधि के ऊपर अंतर्वेशी विभज्योतक स्थित होता है। प्रत्येक टिलर तथा मुख्य तने के आधार पर स्थित प्रथम पत्ती रूडिमेंट्री होती है, जिसे प्रोटोफिल कहते हैं। तो एक स्लाइड और शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है? देखना बेटा, चावल की, इसको मैंने बताया प्रोटोफिल के बारे में। प्रत्येक पर्व संधि के ऊपर अंतर्वेशी विभज्योतक स्थित होता है और प्रत्येक टिलर तथा मुख्य तने के आधार पर स्थित प्रथम पत्ती फर्स्ट लीफ रूडिमेंट्री होती है, जिसे प्रोटोफिल कहते हैं। तो ये डायग्राम किसका देख रहे हो आप? चावल पादप का आधारी भाग। इसको अपन क्या कहेंगे? ये तो है चावल का पादप। तो ये दिखाएं टिलर जो मैंने बताया, तल शाखन। ये है एडवेंटिशियस रूट्स। ये है इंटरनोड और नोड में डिवाइड होता है, ठीक है? तो ये अपन देख रहे हैं चावल पादप का आधारी भाग। अब पत्तियां एकांतर विन्यासित होती हैं। चावल में जो पत्तियां हैं वो एकांतर विन्यासित होती हैं। Leaves in the rice plant are arranged in alternate manner। प्रत्येक पत्ती पर्ण आच्छाद लीफ शीट, पर्ण फलक लेमिना, लिग्यूल तथा ऑरिकल में विभेदित होती है। ये देखो, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है। प्रत्येक पत्ती लीफ शीट में, लीफ ब्लेड, लिग्यूल व ऑरिकल में डिवाइड होती है। ये जो मैं एरो घुमा रही हूँ, तो प्रत्येक each leaf of the rice plant is divided into leaf sheet,
लीफ शीट, लेमिना, लिग्यूल एंड ऑरिकल। तो प्रत्येक पत्ती, चावल की प्रत्येक पत्ती पर्णआच्छाद, पर्णफलक, लिग्यूल तथा ऑरिकल में विभेदित होती है। पर्णसंधि पर्णआच्छाद द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से घिरी रहती है। पर्णफलक लेमिना 30 से 50 सेंटीमीटर लंबा तथा 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। पर्णफलक के सीमांत रोमेल होते हैं। मतलब जो लेमिना है, लेमिना ऑफ द लीफ इज अबाउट 30 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स विड्थ इज अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर। तो पुष्पक्रम, चावल में जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, पुष्पक्रम स्पाइकिकाओं का पेनिकल होता है। मतलब इन्फ्लोरेसेंस इन राइसेस पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स। स्पाइकिकाएं एकल तथा एक पुष्पी होती हैं। पुष्प स्वपरागित होते हैं। द फ्लावर्स इन राइस आर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो चावल में जो पुष्प है वो स्वपरागित होते हैं और द फ्लावर पुष्प लेमा व पेलिया के द्वारा घिरे होते हैं। वह पेलिया के द्वारा घिरे होते हैं। लेमा व पेलिया भूसा बनाते हैं। मैं एक स्लाइड और शो कर रही हूँ, देखो बेटा, ये वाली है चावल का पुष्पक्रम जो बताया, पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स। इस बी डायग्राम में देखना। और ये है, एक तरफ लिखा हुआ है भूसा युक्त धान और दूसरी तरफ लिखा हुआ है ग्रेन्स। तो मैंने क्या बताया, लेमा व पेलिया भूसा बनाते हैं जो दाने से संयुक्त रहता है। तो अगर आपको पूछते हैं हल क्या होता है, हल क्या होता है, व्हाट इज हल इन राइस, तो आप दोगे लेमा एंड पेलिया दे कॉन्स्टिट्यूट द हल। लेमा व पेलिया मिलकर भूसा बनाते हैं। ठीक है, तो भूसा बनाते हैं मैम सुनो ना, जो दाने से संयुक्त रहता है। हाँ बेटा आप बोलो। मैम कौन सी बुक पढ़ा रहे हो? मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई थी। कौन बोल रहे हो बेटा, नाम क्या है आपका? मोनिका। मोनिका चौधरी। अच्छा बेटा, मोनिका मैं पढ़ा रही हूँ इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। बेटा इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी पारिस्थितिकी एवं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। पारिस्थितिकी। मैम सेक्शन कौन सा आया? क्या बेटा? इसमें कौन सा सेक्शन पढ़ा रहे हो? सेक्शन अभी बता देंगे आपको बाद ही बाद में, अभी तो राइस पढ़ा रहे हैं। बताओ। हाँ सेक्शन बताओ फिर हम देखेंगे ना। आप मत देखो, अभी अभी आप सुनो केवल, ठीक है, केवल सुन लो बेटा, सेक्शन बाद में देख लेना आप, ठीक है ना। आपके पास बुक है मोनिका? नहीं है मैम। तो मोनिका बुक नहीं है तो सेक्शन छोड़ो, अभी इम्पोर्टेंट पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में आएंगे। बस ये बात याद रखो, सेक्शन बता देंगे आपको। तो बुक का नाम बता दिया मैंने, लेमा व पेलिया भूसा बनाते हैं जो दाने से संयुक्त रहता है। सेक्शन भी बता दूंगी मैं। भूसा सहित चावल के दाने धान कहलाते हैं। अब धान किसे कहते हैं, पैडी किसे कहते हैं, तो भूसा सहित चावल के दाने को पैडी कहते हैं। तो अब पेलिया व लेमा तुषयुक्त या तुष रहित होते हैं। मतलब पेलिया व लेमा कैसे होते हैं, दे में भी ओन्ड और ओनलेस। प्रत्येक पुष्प में लेमा तथा पेलिया द्वारा परिबद्ध 6 पुंकेसर 2 एकांतर चक्रों में व्यवस्थित तथा एक अंडप होता है। तो ठीक है, अभी एक सेक्शन और बता देती हूँ आपको, जैसा आप कह रहे हो। लेकिन आपकी बुक में कौन सा सेक्शन है ये देख लेना आप। ये सेक्शन है, सेक्शन मत कहो इसको, यूनिट बोलो बेटा। यूनिट आपकी है 4th क्लास, यूनिट 2nd है, यूनिट 3rd है, यूनिट 3rd है अगर आपकी बुक में है तो, ठीक है, यूनिट 3rd है। अब अपन बात करते हैं फल, चावल के फल के बारे में बात कर रहे हैं। दाना ग्रेन, तो फल एक बीजीय कैरियोप्सिस होता है। मतलब इन राइस कैरियोप्सिस इज फाउंड। कैरियोप्सिस क्या है, फ्रूट है। तो फल एक बीजीय कैरियोप्सिस होता है। दिस कैरियोप्सिस इज वन सीडेड। चावल के दाने विभिन्न आकार, आमाप तथा सफेद, हल्के पीले या लाल रंग के होते हैं। लाल रंग का चावल सबसे हल्की किस्म का माना जाता है। मतलब और अनाजों में जौ के बाद चावल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में स्टार्च
संचित रहता है। तो चावल के पादप में, प्लांट में सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च संचित रहता है। चावल का फल कैरियोप्सिस कहलाता है, जो कि एक बीजीय होता है, और चावल के दाने हल्के पीले या लाल रंग के होते हैं। अब चावल के दानों में, मतलब राइस ग्रेन्स में 78% स्टार्च पाया जाता है। मतलब चावल के दानों में 78% स्टार्च पाया जाता है, जो कि भ्रूण पोष में संचित होता है। तो स्टार्च एमाइलोपेक्टिन अथवा एमाइलोज के रूप में पाया जाता है। मैंने बताया राइस ग्रेन्स में, चावल के दानों में स्टार्च पाया जाता है, और बेटा यह स्टार्च एमाइलोपेक्टिन तथा एमाइलोज के रूप में पाया जाता है। और स्टार्च के अतिरिक्त चावल के दानों में 7.5% प्रोटीन, 1.8% वसा तथा विटामिन होते हैं। तो ये यूनिट 3 है, जो चावल का है यूनिट 3 है। ठीक है, मतलब चावल के दानों में स्टार्च पाया जाता है, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, वसा फैट्स पाए जाते हैं तथा विटामिन भी होते हैं। अब चावल के पादप को कैसी जलवायु तथा मृदा चाहिए होती है? What is the climate and soil which is required for rice? राइस के लिए क्या क्या जलवायु पाई जाती है, क्या क्या क्लाइमेट पाया जाता है? तो आप ये देखो, आप अपन करते हैं खेती। ठीक है, इसके लिए कैसी जलवायु है? चावल क्या है? चावल उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पादप है। चावल की खेती पढ़ रहे हैं अपन, पहले तो जलवायु तथा मृदा की बात करते हैं। तो चावल उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पादप है। यह हॉट एंड ह्यूमिड, यह उष्ण तथा नम जलवायु में अच्छी वृद्धि करता है, और यह सेमी एक्वेटिक पादप है। चावल का जो पादप है वो अर्ध जलीय पादप है। राइस प्लांट इज सेमी एक्वेटिक प्लांट, जिसे निरंतर जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो वृद्धि के लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा परिपक्वन के समय चमकीली धूप आवश्यक होती है। मतलब rice requires a temperature of 20 to 35 degrees centigrade for its growth, and for the maturation of rice sunlight is necessary. तो चावल के लिए उच्च जल धारण करने वाली तथा जल निकास वाली भारी दोमट मृदा या चिकनी दोमट मृदा अच्छी रहती है। तो अब करते हैं चावल की खेती करना। इसकी एक स्लाइड शेयर करेंगे बाद में, चावल की खेती करना। तो चावल की खेती कैसे की जाती है? तो खेती करना मतलब कल्टीवेशन ऑफ राइस। अब एक तो मोनिका आ गई, निकिता मुड़ोतिया, हर्षिता। ठीक है, कल्टीवेशन है खेती करना। ठीक है, तो सर्वप्रथम चावल की खेती भली प्रकार जुताई की जाती है। सर्वप्रथम खेत की भली प्रकार जुताई की जाती है। मतलब at first the rice fields are plowed, मतलब खेत की जुताई की जाती है तथा खेत को समतल किया जाता है। तो किसकी बात कर रहे हैं? चावल की खेती करना। तो चावल की खेती के लिए खेत की सबसे पहले जुताई की जाती है, फिर खेत को समतल किया जाता है, और इसके पश्चात खेत में पानी भर दिया जाता है। असिंचित क्षेत्रों में वर्षा के जल से खेतों के भरने पर इनमें बुवाई की जाती है। जल वायुवीय परिस्थितियों के अनुसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बुवाई अलग अलग समय पर की जाती है। एक टेक्नो स्पार्क हो रहा है, इनका नाम क्या है? टेक्नो स्पार्क को एडमिट कर दिया मैंने। तो चावल की फसल की बुवाई एवं कटाई के समय के आधार पर चावल की फसल निम्न 3 प्रकार की होती है। मतलब चावल की जो फसल है 3 प्रकार की होती है।
एक तो बेटा आप जानते हो शरद चावल विंटर राइस, दूसरी है ऑटम राइस ग्रीष्म चावल, तीसरी है स्प्रिंग राइस बसंत चावल। टेक्नो स्पार्क, आपका बेटा टेक्नो स्पार्क नाम क्या है? टेक्नो स्पार्क आपका नाम क्या है? टेक्नो स्पार्क अपना नाम दो बेटा, है ना? है टेक्नो स्पार्क का नाम बताओ। ठीक है बेटा, चावल की फसल 3 प्रकार की होती है, विंटर राइस, ऑटम राइस, स्प्रिंग राइस। तो शरद चावल क्या होता है? शरद चावल की बात करते हैं, विंटर राइस, इसे जून जुलाई में बोया जाता है और इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। इस प्रकार विंटर राइस शरद चावल की फसल का जीवन काल 140 से 170 दिन का होता है और यह शरद चावल की फसल निम्न भूमि में लोलैंड में की जाती है। इसे अमन भी कहते हैं, मतलब शरद चावल विंटर राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमन। शरद चावल को अमन भी कहते हैं। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। किस को अमन कहते हैं? तो अमन कहते हैं विंटर राइस को, इसे अमन भी कहते हैं। और ग्रीष्म चावल की बात करते हैं ऑटम राइस, तो ग्रीष्म चावल की फसल की बुवाई मई जून में की जाती है, जो सितंबर अक्टूबर तक पककर तैयार होती है। इस प्रकार इस फसल का ग्रीष्म चावल का जीवन काल 90 से 120 दिन का होता है। इसे ऊपरी भूमि हाईलैंड्स में बोया जाता है। इसे ओस भी कहते हैं, AUS। तो ऑटम राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओस, AUS, and winter rice is called as अमान। एंड बसंत चावल स्प्रिंग राइस की बात करते हैं तो इसे दिसंबर जनवरी में बोया जाता है तथा कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। इसे बोरो भी कहते हैं, मतलब स्प्रिंग राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोरो। तो अपन ने चावल की 3 वेराइटीज देखी। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे नेम द 3 वेराइटीज ऑफ राइस, तो आप लिखोगे विंटर राइस शरद चावल, ऑटम राइस ग्रीष्म चावल और स्प्रिंग राइस बसंत चावल। ठीक है, अब भारत में चावल की खेती 2 विधियों से की जाती है। एक तो बेटा है ड्राई कल्टीवेशन शुष्क कृषि, दूसरी है वेट कल्टीवेशन आर्द्र कृषि। तो शुष्क कृषि किसे कहते हैं? ड्राई कल्टीवेशन। तो इस विधि में चावल की बुवाई शुष्क मृदा में अन्य अनाज फसलों की तरह की जाती है। तो बीजों को बिखेर कर अथवा ओढ़ कर बोया जाता है, मतलब द सीड्स आर सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग और बाय ड्रिल मेथड। बीजों को बिखेर कर ब्रॉडकास्टिंग अथवा ओढ़ कर बोया जाता है और बुवाई से 1 माह पहले गोबर की खाद डाली जाती है तथा खेत को 3 से 4 बार जोता जाता है। नेक्स्ट है वेट कल्टीवेशन आर्द्र कृषि। तो इस विधि में कृषि जल की पर्याप्त उपलब्धता में की जाती है, जिसमें पौधे रोपण के समय से कटाई के समय तक जल मग्न रखे जाते हैं। मतलब वेट कल्टीवेशन क्या होता है? इस विधि में कृषि जल की पर्याप्त उपलब्धता में की जाती है, जिसमें पौधे रोपण के समय से कटाई के समय तक जलमग्न रखे जाते हैं। नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे सोइंग की, आज भी कर लेते हैं। बोइंग, सोइंग माने बुवाई, चावल की बुवाई कैसे की जाती है? तो बुवाई से पहले खेतों को अच्छी तरह जोता जाता है। इसके पश्चात इनमें 5 से 6 सेंटीमीटर स्तर तक जल भर दिया जाता है। मतलब चावल की खेतों की बुवाई कैसे की जाती है? मतलब चावल की बुवाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह से जोता जाता है, फिर इसके पश्चात इनमें 5 से 6 सेंटीमीटर स्तर तक जल भर दिया जाता है। अब गीले खेत को फिर से 4 से 5 बार जोता जाता है और पौध तैयार करने के लिए बीजों को जलमग्न क्यारियों में बोया जाता है, जो जल सतह के नीचे अंकुरित हो जाते हैं।
तो सीडलिंग पौध जब 9 से 10 इंच लंबे हो जाते हैं तो इन्हें जलमग्न खेतों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब जब चावल के पौधे बेटा 9 से 10 इंच लंबे हो जाते हैं तो इन चावल के सीडलिंग्स को जलमग्न खेतों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है और 5 से 6 पौधों का समूह एक स्थान पर कतारों में बोया जाता है, ये कतारों में रोपा जाता है। तो कतारों के मध्य की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर तथा एक समूह से दूसरे समूह के मध्य की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके पश्चात खेत में और जल भर दिया जाता है ताकि पौध जल में डूबी रहे। रोपण से पूर्व खेतों में देशी खाद तथा उर्वरक NPK, यूरिया, सुपरफॉस्फेट तथा पोटाश डाला जाता है। मैं वापस से नाम बोल रही हूँ, अनुष्का। अनुष्का बेटा फर्स्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो क्या अनुष्का? टीना गुजर, संगीता गौड़, इन्हीं की अटेंडेंस लग रही है। पूजा सामोटा, शालू प्रजापत, नीतू मीना, गरिमा, सोनाक्षी, सीमा मीना, मोनिका, खुशबू, हर्षिता, नेहा, समीक्षा, मोनिका, कोमल तंवर, इन्हीं की अटेंडेंस लगी है बेटा। 36 हो गए। अनुष्का? यस मैम। हाँ, इनकी अटेंडेंस लगी है। मैं वापस बोल रही हूँ, संगीता गौड़। मैम मैं थर्ड ईयर। क्या बेटा? मैम मैं थर्ड ईयर में हूँ। थर्ड ईयर में हो अनुष्का? हाँ मैम। अनुष्का तो आप लोगों की अटेंडेंस लगी है, एक दो की अटेंडेंस आई है अभी, कि वो अपना नाम नहीं दिखा रहे। मैं वापस बोल रही हूँ, अनुष्का, टीना गुजर, जो आज की अटेंडेंस आएगी वो संगीता गौड़, पूजा सामोटा, शालू प्रजापत, नीतू मीना, गरिमा चौधरी, सोनाक्षी, सीमा मीना, मोनिका, आरती चौधरी, विवो 1919, खुशबू तिवारी, हर्षिता, कोमल तंवर, नेहा वर्मा, समीक्षा, पूजा सामोटा, इन्हीं की जाएगी। ठीक है, 11:37 हो रहे हैं। अब कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि आज पहली क्लास है। अनुष्का, हाँ, आप कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम इसका PDF सेंड कर देना। PDF सोनाक्षी बोल रहे हो ना, तो PDF बेटा अभी तो नहीं, 1-2 दिन बाद भेजेंगे बेटा, क्योंकि इसको देख लो। अभी तो मैं बता ही रही हूँ आपको, 1-2 दिन बाद जरूर भेज देंगे आपको, PDF जरूर भेज देंगे। और आपके पास अभी कल बुक्स है क्या? अभी तो नहीं होगी बुक्स, ये लाइब्रेरी से इशू करा ली है बेटा? नहीं है मैम, अभी तो यही नहीं। तो भेज देंगे बेटा, PDF भेज देंगे। और आपके प्रैक्टिकल कब से हो रहे हैं? प्रैक्टिकल हो गए क्या आपके? 18 नहीं बताया अभी तक। अच्छा बेटा, ठीक है, हो जाएंगे आपके वो भी, और इसका तो अच्छा हो ही जाएगा। और टेस्ट कब से? थ्योरी टेस्ट हो रहे हैं ना? थ्योरी कब से है? सितंबर या दिसंबर। हाँ बेटा, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है ना, अभी आपका ये हुआ है तो आप लोगों की मैं भेज दूंगी, कल आपको भेज दूंगी पूरा कंप्लीट करके। कल सोनाक्षी जो भी बोल रहे हैं मैं भेज दूंगी इसका PDF आपको।